Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2018 रिलीज्ड हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है फ्लैश एंड ब्लड। इस कहानी की शुरुआत होती है एक किम्बरली नाम की लड़की के साथ जो अगोराफोबिक है। उसे घर से बाहर निकलने में डर लगता है, लेकिन एक साल पहले भी सिचुएशन ऐसा नहीं था। किम्बरली एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी। अपनी माँ रोज और डैड हेनरी के साथ सुखी परिवार था उसका। इवन पिछले साल थैंक्सगिविंग के दिन तो बहुत एंजॉय भी किया था उन लोगों ने, हर साल की तरह। लेकिन ठीक उसके अगले दिन ही कोई इसके माँ का खून कर देता है, वो भी उनके अपने ही घर के सामने, बहुत ही भयानक तरीके से। काफी खौफनाक दिख रही थी उनकी लाश। वो नज़ारा किम्बरली आज तक भूला नहीं पाई, ना कभी उस ट्रॉमा से बाहर आ पाई वो। उस दिन के बाद से उसके मन में एक डर बैठ गया, स्पेशली जब उसे पता चला कि पुलिस खूनी को ढूंढ ही नहीं पा रही, कोई क्लू ही नहीं है उनके पास जिससे उसे ट्रेस किया जा सके। ऐसे में वो सेफ कैसे फील करे? उसे हमेशा यही लगने लगा कि वो खूनी अभी भी घर के आसपास ही है, नजर रख रहा है उन पर। अगर वो घर से बाहर निकली तो उसे भी मार डालेगा वो। एज द रिजल्ट उसने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया, खुद को कैद कर लिया अपने एक इमेजिनरी प्रिजन में। और धीरे धीरे उसके इस ट्रॉमा से जन्म ली एक नई बीमारी, अगोराफोबिया। हेनरी ने बहुत कोशिश करी अपने बेटी को समझाने की, उसे चीयर अप करने की, लेकिन उसका ट्रॉमा कुछ ज्यादा ही गहरा था, जो आसानी से खत्म होने वाला तो नहीं था। अपनी माँ की कमी अंदर ही अंदर खाई जा रही थी उसे। ऐसे में उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसे कंपनी दे सके, उसके साथ घंटों तक बैठकर बातें कर सके, उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल सके उसे, और उसे यकीन दिला सके कि बाहर की दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन हेनरी के पास इतना वक्त कहाँ था, उन्हें काम पे भी तो जाना था ना। हर सुबह ब्रेकफास्ट करके अपने बेटी को मेडिसिन देकर वो निकल जाते थे और लौटते थे देर रात को। इसी बीच उनसे जितना बन पा रहा था वो कर रहे थे। ऐसे ही एक सुबह ऑफिस निकलने से पहले वो किम्बरली से कह दे कि आज एक चीज़ का डिलीवरी आने वाला है, तो वो उसे फ्रंट यार्ड से पिकअप कर ले, नहीं तो चोरी हो जाएगा। अब किम्बरली जानती थी ये उसके डैड उसे घर से बाहर निकालने के लिए ही कह रहे हैं, उसके भलाई के लिए ही। तो वो मन ही मन खुद को प्रिपेयर करने लगती है। हेनरी के निकल जाने के बाद वो किचन में जाती है अपने लिए एक कप चाय बनाने। ठीक तभी वो नोटिस करती है डस्टबिन में एक मेडिसिन का खाली बॉटल पड़ा हुआ है, प्रोपोफॉल नाम से। मे भी उसके डैड का होगा। किम्बरली ज्यादा ध्यान नहीं देती इस बात पर, अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाती है अपने दोस्तों से बात करने के लिए। और तभी हमें पता चलता है आज तो किम्बरली का बर्थडे है, पूरे 17 साल की हो चुकी है वो। ऐसे में किम्बरली नोटिस करती है बाहर उसका पार्सल डिलीवर हो चुका है, साथ में कुछ लेटर्स भी हैं। तो वो घर के अंदर से ही लेटर बॉक्स के अंदर हाथ डाल के सारे लेटर्स कलेक्ट कर लेती है। लेकिन वो पार्सल उसे लाने के लिए तो उसे बाहर जाना ही होगा। बहुत हिम्मत जुटाकर किम्बरली अपनी कदम बढ़ाती है, अपनी आंखें बंद करके लिटरली क्रॉल करते हुए किसी तरह जा पहुंचती है उस बॉक्स के पास। लेकिन उसे पकड़ पाए उससे पहले वो बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसके आवाज से अचानक पैनिक अटैक आ जाता है किम्बरली को। डर से उसका दम घुटने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है उसका। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे चारों तरफ से हजारों नजरें सिर्फ उसे ही देख रहे हैं। डर के मारे घर के अंदर भाग आती है किम्बरली और एक झटके में दरवाजे को लॉक कर देती है। तब जाके चैन की सांस ले पाती है वो। उधर इसके ठीक कुछ देर बाद ही दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये डॉक्टर सॉन्डर्स थे, किम्बरली की साइकियाट्रिस्ट। हेनरी ने उन्हें इसीलिए अपॉइंट किया था ताकि वो किम्बरली से बात करके उसके एंजाइटी को कम कर सके। लेकिन उसके लिए तो किम्बरली का कोऑपरेट करना भी जरूरी है ना। न जाने क्यों किम्बरली अपने डैड के सिवा किसी और पर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी। मन की बात शेयर करना तो दूर की बात है। एज द रिजल्ट इतने सारे काउंसलिंग सेशंस के बाद भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था किम्बरली में, जिससे डॉक्टर सॉन्डर्स खुद भी बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे। किम्बरली फील कर पा रही थी उसके फ्रस्ट्रेशन को, शायद इसीलिए उसे डर लगने लगा था कि कहीं वो उसे मेंटल असाइलम में न भेज दे। रात में हेनरी के घर लौटने के बाद वो उनसे भी वही सवाल पूछती है, जिस पर हेनरी उसे अश्योर करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ किम्बरली के लिए एक छोटा सा केक कटिंग प्रोग्राम भी अरेंज करते हैं वो। साथ में गिफ्ट भी था, एक छोटा सा पेंडेंट एग्जैक्टली जैसे किम्बरली को पसंद है, जिसे पहनकर वो खुशी खुशी सोने चली जाती है। और उसके डैड जाते हैं एटिक में रेनोवेशन का काम करने। अब ये एटिक किम्बरली के कमरे के एग्जैक्टली ऊपर ही था, तो वहां पर आवाज होने से किम्बरली को सोने में परेशानी तो होगी ही ना।
लेकिन अब ये रोज़ का रूटीन बन चुका था उसका। हेनरी अपने वर्क शेड्यूल के अकॉर्डिंग हर रोज़ कुछ ना कुछ रेनोवेट करते ही रहते थे घर में। तो किम्बरली भी काफ़ी यूज्ड हो चुकी थी इन आवाज़ों से। वो हेडफोन लगाकर सो जाती है। उधर नेक्स्ट डे हेनरी उसे रिक्वेस्ट करते हैं उनकी मदद करने के लिए। वो ग्राउंड फ्लोर के एक दीवार पे एक होल बनाते हैं और किम्बरली को दिखाते हैं उनके एटिक से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक एक एम्प्टी स्पेस है, जिसके वजह से ठंडी हवा आती रहती है हमेशा। उन्हें वहाँ एक इंसुलेशन इंस्टॉल करना है। इस सब के जरिए असल में हेनरी उसे बिजी रखने की कोशिश कर रहे थे और किम्बरली को भी उनका कंपनी मिल रहा था। एक वही तो है जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील करती है, सेफ फील करती है, तो उसे भी अच्छा ही लग रहा था। लेकिन डॉक्टर सॉन्डर्स ये बात कभी समझ ही नहीं पाती। फोर्सफुली उससे वही बातें कन्फ्रंट करवाती है जिसे वो भुलाना चाहती है। कहती है उसे खुद को समझाना होगा, एक्सेप्ट करना होगा बाहर की दुनिया को, अपने आसपास के लोगों से मिलना होगा। हर वक्त वो इन दीवारों के अंदर कैद नहीं रह सकती। लेकिन क्यों नहीं रह सकती वो? यही तो उसका सेफ जोन है ना। डॉक्टर सॉन्डर्स उसके बातों को समझ तो पा रही थी, लेकिन उसे ये समझा नहीं पा रही थी कि उसका ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी कितना गलत है। ये घर उसे हमेशा प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। उसे किसी दोस्त की ज़रूरत है, रियल ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है। ऐसे अकेले रहने से तो वो और अकेली पड़ जाएगी। इनफैक्ट इस बार उसका अग्रेसिव बिहेवियर देखकर तो डॉक्टर सॉन्डर्स को कुछ और ही लगने लगा था। उन्हें डर था कि किम्बरली के अंदर गुस्सा जमा होते होते किसी और बीमारी का रूप न ले ले। वो हेनरी को अलग ले जाकर पूछते भी है क्या उसने कभी फिजिकल अग्रेशन शो किया है, जैसे डिल्यूशनल होना, पैरानॉइड दिखना या फिर छोटी सी बात में नाराज हो जाना। वो जितना समय अकेले बिताती है उसमें ये चीज़ें तो नॉर्मल है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। हेनरी को उस पर नजर रखनी चाहिए, साथ में थोड़ा सा केयरफुल भी रहना चाहिए। डॉक्टर सॉन्डर्स असल में उसे सावधान रहने के लिए कह रही थी, वो भी उनके अपनी ही बेटी से, जो हेनरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे पता है उनकी बेटी कितनी इमोशनल है। उसे बस थोड़ा वक्त चाहिए जो वो उसे देने के लिए तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो उसी वार्ड में थे। तो उसके पेन को उनसे अच्छा कौन समझ सकता है। वो किम्बरली से कुछ नहीं कहते, इंस्टेड कुछ देर के लिए बाहर निकल जाते हैं अपना मूड रिफ्रेश करने। इधर किम्बरली अकेले बैठकर टीवी देखने लगती है। कुछ रैंडम न्यूज़ चल रहा था टीवी पर, जिसके बीच अचानक एक मिसिंग लड़की की तस्वीर दिखाई जाती है, सोफी टेलर नाम से। वो पिछले कई दिनों से गायब थी और उसे देखकर ही अचानक चौंक उठती है किम्बरली, क्योंकि इस फोटो में उस लड़की के गले पर वही पेंडेंट थी जो अभी उसने पहनी है। वो बहुत ही ध्यान से देखती है दोनों पेंडेंट को एकदम करीब से, जिससे वो श्योर हो जाती है कि ये वही पेंडेंट है। लेकिन उसके डैड के पास कहाँ से आया? अचानक एक सीमिंगली इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी से कांप उठता है किम्बरली का दिल। वो ऊपर भागती है अपने डैड के कमरे में। अपने माँ के मौत के बाद पहली बार उसने यहाँ कदम रखा था। एक अजीब सा दर्द फील हो रहा था उसे अपने अंदर, साथ में टेंशन भी था। पता नहीं क्या ढूंढ रही थी वो। इधर उधर देखते वक्त उसे कुछ मेडिसिन मिलते हैं एक ड्रॉयर के अंदर, जिसमें से एक को उसने पहले भी देखा था, प्रोपोफॉल नाम से। वो एक बॉटल अपने पॉकेट में रख लेती है बाद में चेक करने के लिए। उसके बाद किम्बरली की नजर पड़ती है एक फोटो एल्बम की तरफ, जिसे खोलकर तो लिटरली शॉक लगता है उसे, क्योंकि उसके अंदर से सारे फोटोज गायब थे और जो बचे कुछ फोटोज थे उसे भी मार्कर से खराब कर दिया गया था, स्पेशली उसके माँ के फेस को। और रही बात उन खाली पन्नों की, तो उस पर भी अजीब अजीब से डरावनी स्केचेस बनाए हुए थे, लड़कियों के स्केचेस, जिनमें से कुछ में उन पर होते हुए टॉर्चर को पोर्ट्रे किया गया था, तो कुछ में उनके नेकेड शरीर पर बने जख्मों को पोर्ट्रे किया गया था। किम्बरली को तो समझ नहीं आता ये सब किसने किया है, उसके डैड ने, पर क्यों? डर से किम्बरली के हाथ पैर कांपने लगे थे। ऊपर से ठीक तभी उसे बाहर गाड़ी की आवाज़ भी सुनाई देती है, तो वो सारी चीज़ें उनके जगह पर रख कर भागती है अपने कमरे में। लेकिन वो नोटिस नहीं करती एक लाल रिबन जो एल्बम के अंदर था वो अभी भी ज़मीन पर ही पड़ा हुआ है। उधर कमरे के अंदर जाकर उसे याद आता है टीवी तो अभी भी ऑन ही है, जिसे उसने उसी लड़की के फोटो पर पॉज किया था। तो वो भागती है नीचे और झट से टीवी को ऑफ कर देती है। उधर उसे नीचे देख हेनरी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस वक्त यूजुअली किम्बरली अपने कमरे में होती है। इधर किम्बरली खुद को नॉर्मली दिखाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन कम्प्लीटली नॉर्मल वो हो नहीं पाती। अचानक अपने ही डैड उसे अनजान लगने लगे थे। उनके पास बैठने से भी डर लगने लगा था उसे। इवन डर के मारे तो वो पूरी रात भी सो नहीं पाती।
नेक्स्ट मॉर्निंग वो डिसाइड करती है कि वो अपने डैड से उस पेंडेंट के बारे में पूछेगी, इनडायरेक्टली उनसे जानने की कोशिश करेगी जो वो सोच रही है क्या वो सच है या फिर वो फालतू में ही शक कर रही है उन पर। वो हेनरी से पूछती है कि ये पेंडेंट सेकंड हैंड तो नहीं, क्योंकि इस पर कुछ दाग लगा हुआ है, जिस पर हेनरी कहते हैं नहीं, उन्होंने खुद उसे खरीदा है, ये दाग जरूर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। किम्बरली कंफर्म्ड होने के लिए फिर से पूछती है क्या वो उसे एक्सचेंज नहीं कर सकते, जिसके जवाब में हेनरी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, यही लास्ट पीस था, और फिर बात को घुमा देते हैं वो। अब इससे किम्बरली क्या समझे, उसका शक तो और बढ़ जाता है ना। तो उस दिन हेनरी के घर से निकलते ही वो ऊपर एटिक में जा पहुंचती है, ये देखने कि उसके डैड वहाँ इतने दिनों से कर क्या रहे हैं। बट सरप्राइजिंगली उसे वहाँ रेनोवेशन का कोई काम नहीं दिखता, वहाँ तो बस उसके माँ का कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है उसकी माँ रोज एक फ्लाइट अटेंडेंट थी, उनका पुराना यूनिफॉर्म, बैज, आई कार्ड, सर्विस बैग सब पड़ा था वहाँ, और उसी के अंदर था एक और बॉक्स जिसमें बहुत सारे रैंडम ज्वेलरीज था। ये उसके माँ के नहीं थे, नहीं तो किम्बरली को ज़रूर पता होता। और तो और ध्यान से देखने पर उसे एक रिंग पर खून भी दिखाई देता है, जिसे देखकर किम्बरली की और हिम्मत नहीं होती वहाँ रुकने की। ऊपर से हड़बड़ी में उससे फ्लोर का एक हिस्सा टूट जाता है जो असल में उसके कमरे का सीलिंग था। इससे तो हेनरी को आसानी से पता चल जाएगा ना कि वो यहाँ आई थी। तो वो घर से भाग जाने की डिसाइड करती है, अपना बैग पैक करती है और कॉल करती है अपने आंट को। उन्हें बताती है कि वो उनसे मिलने आ रही है, लेकिन उसके लिए तो उसे पहले अपने घर से निकलना होगा। किम्बरली उसकी कोशिश भी करती है, बहुत हिम्मत जुटा के घर से निकलकर बाहर रास्ते तक जा पहुंचती है वो, लेकिन बस उतना ही। इसके बाद जैसे ही उसे लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं उसे, उसका विजन ब्लर होने लगता है और साथ में सांसें भी फूलने लग जाते हैं उसके। किम्बरली को ऐसा फील होता है कि अगर उसने एक और मिनट भी बाहर बिताए तो उसकी जान चली जाएगी। मजबूरन उसे वापस अंदर जाना ही पड़ता है और वो ये डिसाइड करती है कि अगर उसे यहीं पर रहना है तो वो अपने डैड को कन्फ्रंट करेगी, जो वो करती भी है। रात को उसके डैड के लौटते ही वो उन्हें वो ज्वेलरीज दिखाती है और पूछती है ये सब क्या है, जिसका एक बहुत ही बिजार जवाब देते हैं हेनरी। कहते हैं ये सब किम्बरली के माँ का है, ये उनके फ्लाइट्स में मिली थी उन्हें, इन्हें लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जमा करने की जगह वो उन्हें अपने पास रख लेती थी, ये एक टाइप की हॉबी थी उनकी। लेकिन किम्बरली को उसके बातों पर यकीन नहीं आता, तो वो हेनरी को अपना पेंडेंट और सोफे की फोटो दिखाकर कहती है ये दोनों कैसे सेम हो सकते हैं, दोनों पेंडेंट में एक ही जगह दाग कैसे लग सकता है। मगर इसका भी जवाब रेडी था हेनरी के पास। वो कहते हैं उसने दुकानदार से पूछा था इस बारे में, उसने कहा इस स्टाइल के सारे पेंडेंट में ही ऐसे दाग है, ये बेसिकली एक स्टाइल है, डिस्ट्रेस्ड कहकर। रियली? हेनरी बहुत कोशिश कर रहा था रीजनेबल साउंड करने की, लेकिन किम्बरली उसके बातों से कन्विंस्ड नहीं होती, तो वो एक के बाद एक सवाल पूछती ही जाती है उनसे, जिससे फाइनली हेनरी अपना आपा खो देता है। उसका एक अलग ही रूप देखने मिलता है किम्बरली को। वो किम्बरली पर यह कहकर चिल्लाने लगता है कि वो बिल्कुल उसकी माँ की तरह होती जा रही है दिन ब दिन, उसी तरह जिद्दी, बदतमीज और पैरानॉइड साउंड कर रही है वो, जो आखिर तक बस उससे झगड़ती रही। अब इन बातों को कहते वक्त हेनरी का बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज हो चुका था, बहुत ही अग्रेसिव दिख रहे थे वो, साथ में उसके आंखें भी गुस्से से लाल हो चुके थे। अपने डैड के इस गुस्से से किम्बरली बिल्कुल भी यूज्ड टू नहीं थी। उसे कहीं ना कहीं यकीन होने लगा था कि सोफी टेलर का खून ही शायद उसके डैडी है और शायद उसके माँ का खून भी उसी ने किया है। वो और वहाँ नहीं रुकती, ऊपर भागती है अपने कमरे में और दरवाजे को लॉक कर देती है। उधर उसके पीछे पीछे हेनरी भी ऊपर जा पहुंचता है और किसी पागल खूनी की तरह दरवाजे पर धक्का मारने लगता है। वो नोटिस नहीं करता कब एक ईयररिंग उसके जैकेट से निकलकर जमीन पर गिर गया है। वो तो पागलों की तरह किम्बरली पर चिल्लाने में बिजी था, अजीब सी हरकतें कर रहा था वो, उसका बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल नहीं था, जिससे किम्बरली और ज़्यादा डर जाती है और 911 पे कॉल कर देती है। लेकिन उसके बाद कंप्लीट हो पाए इससे पहले ही हेनरी ड्रिल से लॉक तोड़कर अंदर घुस आता है और किम्बरली को कंट्रोल में ले लेता है। इधर उधर की बातों से उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है वो उसे गलत समझ रही है, उसने किसी को हर्ट नहीं किया, वो तो बस फ्रस्ट्रेशन में ऐसा कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो देखता है किम्बरली ने 911 पे कॉल किया है, उसका टोन चेंज हो जाता है।
वो बात को कम्प्लीटली घुमा देता है, बहुत ही चालाकी से ब्रेन वॉश करने लगता है अपने बेटी का। कहता है अगर उसे पुलिस पकड़ के ले गई तो किम्बरली का क्या होगा, उसको तो किसी फॉस्टर केयर में भी जगह नहीं होगी, मे बी किसी मेंटल असाइलम में भेज दिया जाएगा उसे, ये घर छीन लिया जाएगा उससे। क्या उसे ये सब मंजूर होगा? और वैसे भी वो इतनी श्योर कैसे हो सकती है? क्या हेनरी ने कभी उस पर हाथ उठाया, चिल्लाया है उस पर? नहीं, क्योंकि वो ऐसे इंसान ही नहीं है। ये असल में किम्बरली की बीमारी है जो उसे ये सब सोचने पर मजबूर कर रही है। डॉक्टर सॉन्डर्स ने तो पहले ही कहा था। हेनरी किम्बरली से बहुत स्ट्रिक्टली कहता है पुलिस के सामने चुप रहने के लिए, क्योंकि उसके इन वाइल्ड इमेजिनेशन के चक्कर में वो अपना बचा कुचा परिवार खोना नहीं चाहता था। लेकिन क्या सच में किम्बरली सब कुछ इमेजिन कर रही थी? शायद नहीं, लेकिन हेनरी के बातों में ऐसा कुछ था जो उसे कंफ्यूजन में डाल देता है। उसका दिल तो कहता है अपने डैड पर भरोसा करने के लिए, लेकिन दिमाग उसे बार बार वार्न कर रहा था। कहीं ना कहीं उसे रियलाइज हो चुका था कि वो और इस घर में नहीं रह सकती। हेनरी के साथ एक ही छत के नीचे रहना सेफ नहीं होगा उसके लिए। लेकिन उसकी बीमारी उसे बाहर जाने भी तो नहीं देती। और वैसे भी सच ही तो कह रहे हैं वो। उनके जाने के बाद क्या होगा किम्बरली का? बहुत कुछ चल रहा था किम्बरली के दिमाग में। लेकिन जब पुलिस आती है तो वो अपने डैड का ही साथ देती है। कहती है गलती उसी की है, उसी ने ओवर रिएक्ट किया है। उसके डैड ने तो बस उसे थोड़ा सा डांटा था। साथ में हेनरी भी उसके बीमारी का बहाने देकर सारा दोष उसी पर डाल देता है। इससे ऑफिसर्स भी कन्विंस्ड होकर निकल जाते हैं। बस एक ऑफिसर बैंक्स जाते जाते छुपके से किम्बरली को अपना कार्ड दे जाती है, जिससे जरूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर सके। इधर उनके निकल जाते ही माहौल तेजी से बदलने लगता है। हेनरी किम्बरली को उसके कमरे में भेज देता है और खुद भी खुद को कमरे में लॉक कर लेता है। लेकिन वहां जाते ही उसे वो रिबन दिख जाता है, जिससे वो समझ जाते हैं किम्बरली ने उसके चीजों को हाथ लगाया है। गुस्से में माथा खराब हो जाता है उसका। उधर तब तक किम्बरली ने भी अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। उसे पता चलता है पिछले 1 साल में इस शहर के आसपास की जगह से कई सारे लड़कियां गायब हुई है, सोफी के जैसे। उनमें एक बात सिमिलर थी कि वो उसके माँ की तरह दिखते थे। लेकिन क्या ये कोई सबूत हो सकता था? शायद नहीं। साथ में वो उस मेडिसिन के बारे में भी सर्च करती है जो उसे उसके डैड के क्लोजेट से मिला था, जिसे उसे पता चलता है ये तो एक तरह का सिडेटिव है। अब इससे किम्बरली सीरियसली बहुत ज़्यादा डर जाती है और किचन में भागती है एक चाकू लाने। नहीं तो वो पूरी रात शायद सो भी नहीं पाएगी। उसके कमरे का लॉक जो नहीं था। लेकिन वहां से लौटते वक्त उसके पाँव में कुछ चुभ जाता है, जिससे वो चीख उठती है। ये वही ईयरिंग था जो हेनरी के जैकेट से गिरा था। उधर हेनरी भी तब तक वहां आ पहुंचा था और बहुत ही गुस्से में उस पर चिल्लाने भी लगा था कि उसकी हिम्मत कैसी हुई उसकी चीजों को हाथ लगाने की। लेकिन किम्बरली उल्टा उनसे सवाल पूछती है कि उसने कितने लड़कियों को मारा है। क्या उन्हें मारने की वजह बस यही थी कि वो उसकी माँ की तरह दिखते हैं? इन सवालों से और भड़क जाता है हेनरी। कहता है ये सच है कि वो और उसकी माँ झगड़ते थे, क्योंकि वो उसके इग्नोरेंस से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। रोज हमेशा अपने परिवार से ज्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंस देती थी, हमेशा लास्ट मिनट प्लान कैंसिल करती थी, जो हेनरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। लेकिन इससे तो वो खूनी नहीं बन जाता ना। साथ ही साथ वो इस बात को भी किम्बरली की तरफ ही टर्न करने की कोशिश करता है। बार बार उसे याद दिलाता है कि वो बीमार है, मेडिकेशन की वजह से उसकी सोच ट्विस्टेड हो रहा है, वो चीजों को मिक्सअप कर रही है। क्या उसे याद नहीं उसके माँ के साथ वो भी कितना झगड़ती थी? इवन उनके लास्ट डे पर भी किम्बरली ने बहुत भला बुरा सुनाई थी उसे। वो भी तो रोज के एब्सेंस से इक्वली परेशान रहती थी ना, जितना कि हेनरी। इवन उसने तो उन पर चीटिंग का इल्जाम भी लगाई थी। तो वो श्योर कैसे हो सकती है कि उसके माँ का खून उसने नहीं किया? हेनरी बातों को इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि कुछ मिनट्स के लिए तो किम्बरली ने सच भी मान लिया था उन्हें कि शायद वो भूल गई होगी। लेकिन दूसरे ही पल उसे रियलाइज हो जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके डैड उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बातें उसके दिमाग में इंस्टिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उसके बीमारी का फायदा उठा रहे हैं। किम्बरली और उसके मीठी मीठी बातों में आना नहीं चाहती थी। उसे जो समझना था वो समझ चुकी थी वो। तो वह हेनरी पर चाकू से वार करके भागती है बाहर की तरफ। लेकिन इस बार भी ज्यादा दूर जा नहीं पाती बेचारी। उससे पहले ही गिर जाती है जमीन पर और हेनरी उसे प्रोपोफॉल से सिडेट कर देता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग जब किम्बरली का होश लौटता है तब तक सुबह हो चुकी थी। किम्बरली देखती है उसके कमरे के सारे खिड़की दरवाजे को सील कर दिया गया है। उसके पास ना उसका फोन है ना लैपटॉप। हेनरी ने उसे अपने ही घर में कैद कर दिया है। ये कैसा पागलपन है। किम्बरली जोर जोर से चीखने लग जाती है, लेकिन असल में उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके डैड उसके दरवाजे के बाहर ही बैठा था, बिल्कुल किसी साइको की तरह। वो बहुत ही कामली उससे कहते हैं जब तक उसका दिमाग शांत ना हो जाए तब तक किम्बरली को यहीं रहना होगा। वो पहले खुद को कंट्रोल करना सीखे, फिर बाहर आएगी, इसी में उसकी भलाई है। इतना कहकर हेनरी कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल जाता है पैडल लॉक्स खरीदने। इधर फाइनली किम्बरली को अपने डैड का क्रीपी साइड क्लियरली दिखने लगा था। अगर वो सच में गिल्टी नहीं होते तो उन्हें सच को छुपाने की इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ती। कौन सा नॉर्मल इंसान अपने बेटी को हॉस्टेज बनाता है। ऑनेस्टली किम्बरली को डर लगने लगा था। वो कुछ भी करके इस कैद से छुटकारा पाना चाहती थी, तो वो उसके कमरे के सीलिंग पर जो होल बना हुआ था उसी को थोड़ा और बड़ा करके उसी के थ्रू ऊपर एटिक में जा पहुंचती है। लेकिन एटिक से कैसे निकले, उसका डोर भी तो बंद था ना। फॉर्चुनेटली ठीक तभी उसे उस एम्प्टी स्पेस की याद आ जाती है जो कुछ देर पहले उसके डैड ने ही उसे दिखाई थी। वो एटिक से डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर तक जा रही थी। तो किम्बरली उसी के जरिए नीचे जा पहुंचती है और उस होल से बाहर लिविंग रूम में निकलने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक उसी वक्त हेनरी के लौट आने पर उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता और उसके पैर फिसलने से जो आवाज़ होती है उससे हेनरी को भी पता लग जाता है कि वो कहाँ है। तो पहले तो वो बहुत ही कामली उसे बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन जब किम्बरली कोई रिस्पॉन्स नहीं करती तो गुस्से में पागल हो जाता है हेनरी। बिल्कुल किसी पागल साइको की तरह एक हथौड़े से वार करने लगता है उस दीवार पर। उसे ख्याल ही नहीं रहता इससे उसकी अपनी बेटी भी घायल हो सकती है, या फिर उसे परवाह ही नहीं थी। अपने राज को राज रखने के लिए डेस्परेट हो चुका था वो, जिसे देख उधर किम्बरली भी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसे भी डेस्परेटली एक वे आउट की तलाश थी, लेकिन सभी एग्जिट तो बंद थे। बिल्कुल कॉर्नर हो चुकी थी बेचारी। लेकिन हेनरी वो नहीं रुकता। किम्बरली को बाहर निकालने के लिए वह कटर से फ्लोर को काटने लगता है और किम्बरली देखती है उस कटर पे खून लगा हुआ है। अब क्या ये भी पेंट है? नहीं, किम्बरली मान ही नहीं सकती और शायद इसीलिए और ज्यादा डर जाती है। वो डर के मारे एक कोने में छुपकर बैठ जाती है। बट फॉर्चुनेटली ठीक तभी उसके आंटी का कॉल आता है जिसे पिकअप करता है हेनरी। किम्बरली भी इस मौके का फायदा उठाती है, जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगती है, लेकिन आंटी के कान तक वो आवाज पहुंच नहीं पाती। हेनरी उसे कह देता है किम्बरली अभी बिजी है, वो उसे बाद में कॉल बैक करेगी। इतना कहकर वो हड़बड़ी में कॉल काट देता है, फिर छलांग लगा देता है अपने ही बनाए हुए गड्ढे में। बेचारी किम्बरली भी और क्या करती, और कहीं जाने की जगह भी तो नहीं थी उसके पास, तो वो सरेंडर कर देती है। लेकिन ठीक इसी वक्त अचानक उनकी डोरबेल बज उठती है, जिससे किम्बरली को फिर से एक मौका मिल जाता है। लेकिन हेनरी उसे वार्न करता है कि उसने अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो अच्छा नहीं होगा। उसे ऊपर भेजकर खुद दरवाजा खोलने जाता है हेनरी और देखता है दरवाजे पर तो डॉक्टर सॉन्डर्स खड़ी है। हेनरी भूल गया था आज उनके आने का दिन है, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराता नहीं। बहुत ही कैजुअली कहता है कि आज घर में बहुत काम चल रहा है, वो शांति से बात नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना वो बाद में आए। इससे वो शायद वापस चली भी जाती, लेकिन किम्बरली उसे रोक लेती है, कहती है वो मैनेज कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें। लेकिन हेनरी कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, तो मजबूरन उसे भी उनके साथ ही बैठना पड़ता है। और वो नोटिस करता है सेशन में पूरा टाइम किम्बरली डॉक्टर से बस अपने ट्रैप्ड रहने के बारे में हिंट्स देती जा रही थी। साथ में वो पहली बार खुद से अपने माँ के खून के बारे में बात भी करती है। उसके अंदर जितनी भी नफरत थी, जितना भी गुस्सा भरा पड़ा था, सब निकाल देती है वो, क्योंकि उसे पता था वो खून ही जिसे वो ये सब सुनाना चाहती थी वो उसके सामने ही बैठा है। इधर उसकी बातें सुनकर तो हेनरी गुस्से में आग बबूला हो चुका था, लेकिन कहीं डॉक्टर को शक न हो जाए इस डर से कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता। दूसरी तरफ डॉक्टर सॉन्डर्स तो किम के प्रोग्रेस से बहुत खुश हो जाती है। फाइनली वो अपने शेल से बाहर निकलने लगी है, ये कोई छोटी बात तो नहीं ना। तो किम्बरली जब उन्हें टी ऑफर करती है वो मना नहीं करती, और किम्बरली भी इसका फायदा उठाती है। उसके डैड के चाय में प्रोपोफॉल मिक्स कर देती है और डॉक्टर सॉन्डर्स के कप के नीचे एक नोट छोड़ देती है कि उसे मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ 911 पे कॉल करिए। अब उसके डैड तो चाय को पी लेते हैं, लेकिन डॉक्टर सॉन्डर्स उस नोट को देख नहीं पाती, वो ज़मीन पर गिर चुका था। हेनरी बहुत जल्दबाजी कर रहा था, तो वो सेशन को यही ख़त्म कर देती है।
और जाते जाते वो नोट उनके जूते के नीचे चिपक जाता है। किम्बरली ने तो अपना होप छोड़ ही दिया था, बट सरप्राइजिंगली उसके आंखों को पल लेती है डॉक्टर सॉन्डर्स और उसी को फॉलो करके उन्हें वो नोट भी मिल जाता है। लेकिन 911 पे कॉल करने का वक्त नहीं मिलता उन्हें। उससे पहले हेनरी चाकू के एक झटके में गला काट देता है उसका, वो भी किम्बरली के सामने ही। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। इसके अगले 2-3 घंटे में उसे अपने आंखों से जिस दहशत को विटनेस करना पड़ता है वो शायद किसी नरक से भी कम था। हेनरी उसके हाथ बांधकर उसे वहीं पर बिठा कर रखता है और उसी के सामने डॉक्टर सॉन्डर्स के लाश को उसी कटर से टुकड़ों में काटकर उसे डिस्पोज करने की तैयारी करने लगता है। साथ ही साथ वो किम्बरली को पूरे प्रोसेस की जानकारी भी देते हैं कि वो ऐसे काम करना पसंद नहीं करते। उनका हर एक काम बहुत ही प्लानफुली होता है, तभी तो पुलिस को कोई ट्रेस नहीं मिलती। लेकिन उसके बातों से ज्यादा तो उसके हाथ चल रहे थे, जिससे किम्बरली इतना तो श्योर हो जाती है कि उसके डैड बहुत सालों से ये सब करते आ रहे हैं। वो जितनी प्रिसाइसली एक एक कट लगा रहे थे, उसे ये साफ था कि वो इससे पहले भी कई बार कर चुके थे ये काम। मतलब उसने बिल्कुल सही गैस किया था। उसके शहर के आसपास से गायब हुए वो सारी लड़कियां इन्हीं का शिकार बनी थी। लेकिन क्यों? उन्हें टारगेट बनाने के पीछे कुछ तो कारण होगा ना। उसका जवाब भी हेनरी खुद ही दे देता है। कहता है वो सारी लड़कियां अच्छे नहीं थे, उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था इस सोसाइटी में। उनका इन्फ्लुएंस किम्बरली जैसे लड़कियों को बिगाड़ सकती थी। हेनरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इसीलिए अपने बेटी के लिए एक सेफ वर्ल्ड बनाने के लिए ही तो वो उन्हें दुनिया से हटा रहे हैं। और ये ज्वेलरी बॉक्स उसी का इनाम है, उनका ट्रॉफी बॉक्स, जिसमें आज डॉक्टर सॉन्डर्स का रिंग भी ऐड हो जाता है। किम्बरली को ये बात समझनी पड़ेगी। वो जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ उसी के लिए ही तो कर रहे हैं, उसी के फ्यूचर के लिए। साथ में इसी पॉइंट पे हेनरी ये भी कन्फेस कर लेता है कि रोज का खून भी उसी ने किया है, क्योंकि उसे सब कुछ पता लग गया था। वो इस परिवार को तोड़ देती, किम्बरली को छीन लेती उससे, क्या वो रह पाती अपने डैड के बिना? मतलब यहाँ भी वो अपना सारा दोष इंडायरेक्टली किम्बरली पर ही डाल रहे थे। कॉन्शियंस नाम की कोई चीज ही नहीं बची थी उसमें। लेकिन इस बार किम्बरली और उनके झांसे में नहीं फंसती और उनकी गैसलाइटिंग का असर होने नहीं देती अपने आप पर, क्योंकि वो समझ चुकी थी बीमार वो नहीं है, उसके डैड है। थैंकफुली इसी पॉइंट पे प्रोपोफॉल अपना काम करना शुरू कर देता है और हेनरी बेहोश होकर गिर जाते हैं। किम्बरली और देर नहीं करती, सामने पर एक सीजर से किसी तरह अपने हाथों को आजाद करती है और कॉल करती है ऑफिसर बैंक्स को। ये वही थी जिन्होंने उसे अपना कार्ड दिया था। सब कुछ डिटेल्स खुलकर बताती है उन्हें, साथ में ये भी कि उसके डैड के गुनाहों का वो खुद भी एक विटनेस है। ऑफिसर बैंक्स उसे अश्योर करती है कि वो बहुत जल्द मदद भेज रही है, लेकिन उससे पहले उसे घर से बाहर निकलना होगा। लेकिन कैसे? हेनरी ने तो ऑलरेडी सब कुछ लॉक कर दिया था। उधर उनकी बात खत्म हो पाए इससे पहले हेनरी का होश लौट आता है और वो किम्बरली का फोन तोड़ देता है। उसे फिर से एक बार समझाने की कोशिश करने लगता है वो कि वो एक फैमिली है, उन्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, किम्बरली के सिवा और है ही कौन उनका। एक्चुअली गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा था, लेकिन अपने बेटी को हर्ट करना नहीं चाहते थे। वो अपने आप से ज्यादा प्यार करते थे उससे, इसीलिए उसे अपने बातों में उलझाने की कोशिश करता है हेनरी। लेकिन जब किम्बरली कहती है उसने पुलिस को सब बता दिया है, तब और अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो पागलों की तरह अपने माथे को पटकने लगता है और फिर अचानक ही एक ड्रास्टिक डिसीजन ले लेता है। डॉक्टर सॉन्डर्स के लाश को जलाने के लिए उसने जो गैसोलीन का अरेंजमेंट किया था उसे ही डाल देता है पूरे घर में, साथ में किम्बरली और अपने आप पर भी। जेल जाने से तो यही बेहतर होगा ना। और अपने बच्चे को किसके भरोसे रखकर जाएगा वो? तो वो पॉकेट से मैच स्टिक निकालता है और उसे जलाकर डॉक्टर सॉन्डर्स के लाश के ऊपर फेंक देता है। आज एक साथ सब खत्म कर देगा वो। लेकिन किम्बरली को इस पागल के हाथ मरना नहीं था, तो वो ऊपर भागती है एटिक में और वहां जो टूटा हुआ फ्लोरबोर्ड था उसे जरिया बनाकर हेनरी को ट्रैप करने की कोशिश करती है वो, जो होता भी है। हेनरी जैसे ही उसके पीछे पीछे ऊपर आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो डायरेक्टली जा गिरता है किम्बरली के कमरे में। उधर आग भी तब तक फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच चुकी थी, तो हेनरी के कपड़ों पर गैसोलीन रहने के कारण वो भी आग से बच नहीं पाता, न कहीं भाग पाता है, क्योंकि उसने खुद ही अपने हाथों से किम्बरली के कमरे के सारे खिड़की और दरवाजे को बंद किया था। अपने बेटी के आंखों के सामने ही जलकर राख होना पड़ता है उसे। लेकिन उसकी बेटी बचाने की कोशिश तक नहीं करती उसे, उल्टा एक मॉन्स्टर को खत्म होते हुए देखती है और फिर खुद को बचाने में लग जाती है।
उसे पता था उसे किसी तरह बाहर निकलना होगा, अपने डर को ओवरकम करना होगा उसे। तो वो एटिक से उतरकर डायरेक्टली नीचे बाथरूम में जा पहुंचती है और फिर खिड़की से कूदकर पाइप की मदद से जमीन पर जा गिरती है। और ठीक तभी वो रियलाइज करती है उसे और डर नहीं लग रहा, वो सच में क्योर्ड हो चुकी है, क्योंकि अब उसे पता है कि कोई खूनी उसे ढूंढ नहीं रहा। वो सेफ है और लिटरली आजाद भी। अपने आंखों से अपने घर, अपने सेफ हाउस को डिस्ट्रॉय होते हुए देखती है वो, लेकिन उसे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि अभी वो तैयार थी इस दुनिया को अपना घर बनाने के लिए। वो कंटेंट भी थी। उसने अपने माँ के खूनी को सजा दे पाई है और शायद इस दुनिया को एक मॉन्स्टर से आज़ाद भी कर पाई है, भले ही उसके बदले उसे कितनी बड़ी सैक्रिफाइस ही क्यों ना देना पड़े। दैट्स वर्थ इट। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।